नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अंतोन चेखव का एक चैप्टर है गिरगिट। एक कहानी है इनकी, गिरगिट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अंतोन चेखव का नाम सुना होगा। अंतोन चेखव रसिया के माने जाने कथाकार गद्यकार हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम इनका परिचय लेंगे, उसके बाद जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका परिचय लेंगे, फिर हम आगे कहानी पढ़ेंगे अंतोन चेखव का गिरगिट। ठीक है, मेरा नाम उत्कर्ष है, हिंदी पढ़ाता हूँ अनअकैडमी लाइव पे। तो आगे शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, मेरा एजुकेटर कोड है यूपी लाइव 10, यूपी लाइव 10। इसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको तुरंत इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ये कोड यूज करेंगे तो आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, यूपी लाइव 10। ठीक, तो देखते हैं अंतोन चेखव। इनका जन्म 1860 में हुआ और मृत्यु हुई 1904 मतलब 1904 में दक्षिण रूस के तगनोर नगर में। 1860 में जन्मे अंतोन चेखव ने शिक्षा काल में ही कहानियां लिखना आरंभ कर दिया था। मतलब जब ये एजुकेशन पीरियड में थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, तभी से इन्होंने कहानी लिखनी प्रारंभ कर दी थी। 19वीं सदी का 9वां दशक रूस के लिए एक कठिन समय था, क्योंकि रूस बहुत सारे उथल पुथल में से गुजर रहा था। यह वह समय था जब आज़ाद ख्याल होने से ही लोग शासन के दमन का शिकार हो जाए करते थे। मतलब अगर आप ओपन माइंडेड हैं, अगर बाकियों से थोड़ा सा अलग सोच रहे हैं, यही कारण सफिशियंट होता था कि शासन के दमन का शिकार हो जाएं, शासन की दमनात्मक कार्रवाई आपके ऊपर हो जाए। ये बात सफिशियंट थी ये टॉर्चर सहने के लिए। ऐसे समय में चेखव ने उन मौका परस्त लोगों को बेनकाब करती हुई कहानियां लिखी जिनके लिए पैसा और पद सब कुछ है। मतलब इतने कठोर, इतने कठिन समय में भी, जहाँ की ये बोलना सरकार के विरोध में या उन लोगों के विरोध में जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके बारे में कोई बात करने से ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में चेखव कहानियां लिखते हैं उन लोगों के बारे में जो पैसा और पद के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, है ना। चेखव सारे संसार के चहेते लेखक माने जाते हैं। इनके ट्रांसलेशन दुनिया के हर भाषाओं में लगभग हुआ है और इनकी कहानियां बहुत पसंद की जाती है। अगर कभी मौका मिले तो दूरदर्शन आर्काइव पे आपको, प्रसार भारती आर्काइव पे आपको चेखव की बहुत सारी कहानियों पे बने हुए एपिसोड आपको मिल जाएंगे। वो एपिसोड एक एक कहानियों पे बना है, एक एक एपिसोड है, आप उनको जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चेखव सारे संसार के चहेते लेखक माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी नज़र में सत्य ही सर्वोपरि रहा है। मतलब जो सत्य है, जो ट्रूथ है, वही अटमोस्ट है ना, और बाकी चीज़ें उससे नीचे हैं। सत्य ही अंतिम है। सत्य के प्रति आस्था और निष्ठा, यही चेखव की धरोहर है। चेखव की प्रमुख कहानियां हैं गिरगिट, क्लर्क की मौत, वानका, तितली, एक कलाकार की कहानी, घोंघा, इयोनिज, रोमांस, दुल्हन, और इनके प्रसिद्ध नाटक हैं वाल्या मामा, तीन बहनें, सीगल और चेरी का बगीचा। ठीक है, तो ये था चेखव का, अंतोन चेखव का परिचय। आपको मौका मिले तो ज़रूर इनकी कहानियाँ पढ़िए, और डीडी आर्काइव से आप देख भी सकते हैं वो सारे चैप्टर। अब जो पाठ प्रवेश है, मतलब चैप्टर में जिस बारे में बताया गया उसको देखते हैं। अच्छी शासन व्यवस्था वही होती है जो समता पर चलती है। मतलब वही शासन व्यवस्था अच्छी मानी जा सकती है जो समता पर चलती है, जहाँ पे समानता हो, है ना, जहाँ पे सोशलिज्म हो, अर्थात पूंजी और पावर कुछ चंद लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि
सबके हाथ में हो, अर्थात हर व्यक्ति बराबरी का महसूस करे। हर व्यक्ति मतलब ये ना हो कि कोई शोषण कर रहा है और कोई शोषित हो रहा है, ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अच्छी शासन व्यवस्था वही होती है जो समता पर चलती है, सबको एक दृष्टि से देखती है, अन्यायी और उसके अन्याय को न्याय की तराजू पर ही तौलती है। ऐसी शासन व्यवस्था जन जन में कानून के प्रति आदर और समर्पण का भाव जगाती है। जो ऐसी कानून व्यवस्था है, जन जन मतलब प्रत्येक जन या लोगों के मन में कानून के प्रति आदर और समर्पण का भाव जगाती है, निर्भयता की भावना भी पैदा करती है। ऐसी शासन व्यवस्था कायम तभी हो सकती है जब शासन की बागडोर संभालने वाले पक्षपात किए बिना अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करें। जब वे इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते, तब देश में अराजकता का साम्राज्य स्थापित होने में देर नहीं लगता, मतलब देश में अराजकता फैल जाती है। 1884 में लिखी गई प्रस्तुत कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसे अवसर का वर्णन किया है जब जारशाही, मतलब जो कहानी आप देख रहे हैं 1884 में लिखी गई है, और इस कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसे अवसर का वर्णन किया है जब जारशाही शासन चापलूसों भाई भतीजा, जारशाही शासन मतलब उस समय जारों का शासन था, जो रसिया पे जो रूल चल रहा था उसको जारशाही शासन कहते थे। तो उनके चापलूसों भाई भतीजावाद के पोषक अधिकारियों के भरोसे चल रहा था, मतलब जो अधिकारी थे वो पूरे पूरे भ्रष्ट थे और सत्ता के चापलूस थे और अपने भाई भतीजावाद चल रहा था, मतलब नेपोटिज्म था वहाँ पे, और ऐसे ही अधिकारी के भरोसे वो पूरा शासन चल रहा था। नतीजा यह था कि वे कानून के या आम आदमी के पक्ष में ऐसी फरियाद का भी न्यायोचित फैसला नहीं कर पाते, अर्थात वहाँ पे कानून का शासन नहीं था और न्याय लगभग खत्म हो चुका था, जिसमें दोषी कोई मनुष्य नहीं बल्कि वहशी कुत्ता ही क्यों न हो, है ना, उसका भी फैसला करने में अक्षम थे। संभवतः ऐसी शासन व्यवस्था के लिए ही संत कवि तुलसीदास ने कभी कहा होगा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, अर्थात जो समर्थ है, जो सक्षम है, उसको कोई दोष नहीं, वो सारी अपराधों से मुक्त होता है। दोष किसका होता है, मार कौन खाता है, पिसा कौन जाता है, और सजा किस पे होती है, जो असमर्थ होता है, जो कमज़ोर होता है, जिसके पास संसाधन नहीं होते, जो ऊंची पैठ वालों से जिसका संपर्क नहीं होता, जो समाज में अभिजात्य वर्ग का नहीं है ना, निचले दर्जे के लोग, गरीब मजदूर, इन्हीं का शोषण होता है और इन्हीं पे सारी शासन व्यवस्था, सारी रूलिंग चलती है। क्योंकि जो सक्षम है, जो पावरफुल है, वो तो न्याय को खरीद फरोख्त करता है या अपनी साख का प्रयोग करके, अपनी क्रेडिट का प्रयोग करके बच निकलता है ना, क्योंकि उसके लोग बड़े बड़े जगहों पे उपस्थित होते हैं। तो ये कहानी पूरी इसी पे है, ठीक है। उस जारशाही की असलियत बताए हैं और किस तरह से जो उसमें अधिकारीगण हैं, किस तरह से उसमें जो शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं वो किस तरह का शासन कर रहे हैं, वही बताने का प्रयास इन्होंने किया है। देखते हैं गिरगिट, कहानी का शीर्षक है गिरगिट। हाथ में बंडल थामे
पुलिस इंस्पेक्टर ओचू में लाव नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। हाथ में कोई सामान लिए हुए किसी चीज का बंडल था। पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम है ओचू में लाव नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथों में जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। ठीक है, आगे आगे इंस्पेक्टर साहब चल रहे हैं और पीछे जो जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी थी, है ना, जो कहीं से जब्त की गई थी, किसी व्यक्ति की रही होगी या कोई बेचने वाला रहा होगा, उसकी वो टोकरी जब्त की गई थी, वो उठाए लाल बालों वाला सिपाही चला आ रहा था। चारों ओर खामोशी थी, मतलब चारों ओर सन्नाटा था, शांति थी। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस सृष्टि को उदास निगाह से ताक रहे थे। अर्थात जो दुकानों के खुले दरवाजे थे वो भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस सृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। जो इंसान जा रहा था उसको उदास नज़रों से देख रही थी वो दुकानें, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, हलचल थी नहीं। अभी कवि की कल्पना है, वो उसको भूखे जबड़ों की तरह कह रहे हैं। कोई भिखारी तक उनके आसपास नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा ओचू मेलाओ के कानों में एक आवाज गूंजी, तो तू काटेगा, तू शैतान कहीं का, ओ छोकरे इसे मत जाने दो, इन दिनों काट खाना मना है, पकड़ लो इस कुत्ते को। आह। तो जो ओचू मेलाओ था उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी। कोई व्यक्ति कह रहा है कि तो तू काटेगा, तू शैतान कहीं का, ओ छोकरे इसे मत जाने दो, ए लड़के इसको मत जाने दो, इसको पकड़ लो। इन दिनों काट खाना मना है, मतलब इस समय काटना खाना मना है, मारना मना है। पकड़ लो इस कुत्ते को, मतलब इसको पकड़ लो। आह। तब किसी कुत्ते के किकियाने की आवाज सुनाई दी। ओचू मेलाओ ने उसी आवाज की दिशा में घूम कर घूरा और पाया कि एक व्यापारी पिचुगिन के काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है ना। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक व्यापारी पिचुगिन के काठ गोदाम से, पिचुगिन है जो एक व्यापारी है, उसके काठ गोदाम से एक कुत्ता 3 टांगों के बल रेंगता चला आ रहा है। छींट की कलफ लगी कमीज और बिना बटन की बास्केट पहने, मतलब एक छींट की कलफ लगी कमीज पहने हैं, शर्ट पहने हैं और उस पर बिना बटन की बास्केट पहने, वो जो शदरी होती है या फिर कहते हैं उसको जैकेट पहने हुए एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे दौड़ रहा था। गिरते पड़ते उसने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ लिया। ठीक है, वो गिरते पड़ते किसी तरह उसने पिछली टांग से कुत्ते को पकड़ लिया। फिर कुत्ते का किकियाना और एक चीख, मत जाने दो, दोबारा सुनाई दी। दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़कर निकल आई एक भीड़ काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। मतलब ये सारे क्रियाकलाप हो रहे थे। जो लोग दुकानों में दबके थे या जो लोग दुकानों में थे अब तक कोई रुचि नहीं ले रहे थे, उनकी जान में जान आ गया, मतलब वो सक्रिय हो गए, है ना। ये आवाज़ सुनकर, ये घटना सुनकर, और चेहरे बाहर झांके और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़कर भीड़ निकल आई हो। अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गई जो आसपास अभी दिख नहीं रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो भीड़ अब निकल आई, इकट्ठा हो गई और काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। जिस काठ गोदाम से कुत्ता निकला था उसकी चारों तरफ वो भीड़ खड़ी हो गई। हुजूर, यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा। मतलब इंस्पेक्टर से कहा कि हुजूर सर, यह तो जन शांति भंग हो जाने से, मतलब लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाने से या पब्लिक का जो वो चल रहा है उसको डिस्टर्ब हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा। ओचू में लाओ मुड़ा, मतलब इंस्पेक्टर मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने काठ गोदाम के पास बटन विहीन बास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देखा
जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था तथा उपस्थित लोगों को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। मतलब उस आदमी के पास पहुंच गए जिसकी उंगली लहूलुहान थी, शायद कुत्ते ने काटा होगा, ठीक है, और दायां हाथ उठाए वहां लोगों को दिखा रहा था। उसके नशीले से हुआए चेहरे पर साफ लिखा कि उसके नशीले हुआए चेहरे पर साफ लिखा दिख रहा था, शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसकी उंगली भी जीत के झंडे की तरह गड़ी दिखाई दे रही थी, ठीक है। ओचू मेलाओ ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह ह्यूक्रिन नामक सुनार था और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगें पसारे नुकीले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला अपराधी सा नजर आ रहा था। मतलब वो एक तरह से क्रिमिनल लग रहा था और उसको ओचू मेलाओ ने, जो इंस्पेक्टर है, उसने पहचान लिया। सफेद बारजोई पिल्ला ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा था। उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। उस कुत्ते की हालत बुरी थी और वो अजीब सा डरा सहमा दिख रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं।
यह सब क्या हो रहा है? भीड़ को चीरते हुए ओचुमेलाव ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी यह उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा है? हुजूर, मैं तो चुपचाप चला जा रहा था, मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए ख्यूक्रिन ने कहा। मुझे मित्री मित्रीज से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था। तब अचानक इस कमबख्त ने अकारण मेरी उंगली काट खाई। माफ करें, आप तो जानते हैं मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी। मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है 1 हफ्ते तक मेरी यह उंगली अब काम करने लायक नहीं है। ये देख रहे हैं छाया चित्र बना हुआ है कहानी का। मतलब 1 हफ्ते मेरी उंगली काम करने लायक नहीं हो पाएगी। तो हुजूर, मेरी गुजारिश है कि इसके मालिक से मुझे हर्जाना तो दिलवाया जाए। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है हुजूर कि आदमखोर जानवर हमें काट खाएं और हम उन्हें बर्दाश्त करते रहें। अगर यह कोई इसी तरह काट खाना शुरू किया हर कोई किसी को, तो यह जिंदगी तो नर्क हो जाए। अब वो कह रहा है कि ये जो कुत्ता हमें काटा है इसके मालिक से हमें हर्जाना दिलवाया जाए, क्योंकि अगले कुछ दिन तक मैं काम नहीं कर सकूंगी, है ना। और है ना, और कोई कुत्ता अगर इस तरह हमें काट खाएगा तो हम जिंदगी कैसे जिएंगे? हमारा जीना बड़ा कठिन हो जाएगा। हूँ, ठीक है ठीक है, ओचू मेलाओ ने अपना गला खखारते हुए और अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। जो इंस्पेक्टर था उसने कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, यह तो बताओ कि यह कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ देने का मजा मैं इसके मालिक को मतलब इनके मालिक को चखा कर रहूंगा, जो कानून का पालन नहीं करते। अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। वो कह रहा है कि जो कानून का पालन नहीं करते उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जिसने अपने कुत्ते को इस तरह छोड़ दिया है उसको भी सबक सिखाऊंगा। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे ठीक करके रहूंगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। एल्दीरीन, यह पता लगाओ कि यह पिल्ला किसका है
और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। उसने अपनी सिपाही से कहा इन्वेस्टिगेट करो कि यह कुत्ता किसका है, यह पिल्ला किसका है, और इसकी पूरी रिपोर्ट बनाओ। इस कुत्ते को बिना देरी किए खत्म कर दिया जाए। शायद यह पागल हो, मैं पूछ रहा हूं आखिर यह कुत्ता किसका है। ये इंस्पेक्टर साहब ने ऐसा आदेश दिया। अब मेरे ख्याल से यह जनरल झिगालाव का है। भीड़ से एक आवाज उभर कर आई, जनरल झिगालाव? एल्दीरीन, मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। ओह, आज कितनी गर्मी लग रही है, बारिश होकर रहेगी। यह ख्यूक्रीन की तरफ मुड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर इसने तुम्हें कैसे काट खाया? यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और यह रत्ती भर का जानवर, जरूर ही तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह गड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगा इसे कुत्ते के मत्थे मड़कर कुछ हरजाना वगैरह ऐंठ कर फायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। जब इनको पता चला कि ये जनरल झिगालाव का है तो इनकी बात बदल गई, बिल्कुल दूसरे ढंग से बोलने लगे। अब उल्टा उसी व्यक्ति को ये डांटना शुरू किए, इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह कुत्ता बेवकूफ़ है जो इसे काट खाता। एल्दरीन ने कहा, हुजूर मैं जानता हूं यह ख्यूक्रीन हमेशा कोई न कोई शरारत करता रहता है। आगे, अबे तूने मुझे ऐसा करते कब जब देखा ही नहीं तो झूठ बूठ में सब क्यों बके जा रहा है? हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी हैं और बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। उसने कहा कि जब तूने मुझे देखा नहीं कि मैंने ऐसा किया और तू अपने मन से क्यों कुछ कुछ बका जा रहा है, मतलब हुजूर बुद्धिमान है, वो निर्णय लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊं तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं, और मैं यदि चाहे तो यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। ये अपना पूरा एक तरह से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है या बता रहा है, ठीक है, कि कानून में तो सब बराबर हैं, सब एक समान है ना। बकवास बंद करो। नहीं, यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, सिपाही ने गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की। जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उनके तो सभी कुत्ते पोंटर हैं। फिर उसने पूछा, तुम यह विश्वास से कह रहे हो? सिपाही ने बोला, एकदम हुजूर, तुम सही कहते हो। जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं, और यह जरा इस पर नज़र तो दौड़ाओ, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? यदि इस तरह का कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो मालूम हो उसका क्या हश्र होता। अब फिर ये अपना पैंतरा बदल लिए। असल में ये जो गिरगिट नाम रखा गया है, गिरगिट कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति कितने तेजी से रंग बदलता है, रसूख के नाम पर, सत्ता के नाम पर, पावर के नाम पर, है ना। तो वही दिखाने का इस कहानी में प्रयास किया जा रहा है। आपको समझ आ रहा होगा। जो इंस्पेक्टर है वो तरह तरह से बातें
बदल रहा है। तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? यदि इस तरह के कुत्ते मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिखते तो तुम्हें मालूम है इसका क्या हश्र होता। तब कानून की परवाह किए बगैर इनकी छुट्टी कर दी जाती। तूने इसे तुझे इसने काट खाया और प्यारे एक बात गांठ बांध ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना। इसे हर हाल में मजा चखवाया जाना जरूरी है ऐसे वक्त में। फिर शायद है जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा। इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि यह उनका नहीं है। कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा है। फिर उसने कहा कि इसी तरह का कुत्ता मैंने उन्हें उनके आंगन में देखा है और हो सकता है ये कि जनरल साहब का कुत्ता हो। हाँ, जनरल साहब का ही तो है, भीड़ से एक आवाज उभर आई। हूँ एल्दरीन, मेरा कोट पहन लेने में जरा मेरी मदद करो। मुझे इस हवा से ठंड लगने लगी है। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या उन्हीं का तो नहीं है। उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है, और उनको यह भी विनती करना कि वे इसे गली में चले आने से रोकें। लगता है यह काफ़ी महंगा प्राणी है, और यदि हाँ, हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगे तो यह तबाही ही हो जाएगी। मैं मैं तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है, और तू अपना हाथ नीचे कर बे, गधा कहीं का। अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर। यह सब तेरी अपनी गलती है। अब फिर जब इनको किसी ने कह दिया कि फिर ये कुत्ता जनरल साहब का है, तो इनकी पूरी बात बदल गई। किसकी? इंस्पेक्टर साहब की। और फिर उल्टा उस आदमी को डांटने लगे और ये कहा कि आप जाके जनरल साहब से कहना, सिपाही से, कि उनका कुत्ता मुझे मिला, मतलब वाहवाही भी मिले, शाबाशी भी मिले और काम भी हो जाए। तो उल्टा इसको डांटने लगे। किसको? जिसका कुत्ता, जिस जो कह रहा था कि उसका कुत्ता, उसकी उंगली को कुत्ते ने काट लिया है। देखो, जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, जरा उससे पता लगाते हैं। ओ प्रोखोर, इधर आना भाई। इस कुत्ते को तो पहचानो, यह क्या तुम्हारे यहाँ का है? एक बार फिर से तो कहो। किस तरह का पिल्ला तो हमने इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा होगा। जब अधिक जांचने की जरूरत नहीं है, ओचू मेलाओ ने कहा। यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसने बोला कि ये स्ट्रीट डॉग है और इसके बारे में इतना चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि यह आवारा है तो है, इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म।
अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं है, ओचू मेलाओ ने कहा। यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि यह आवारा है तो है, इसको मार डालो और सारा किस्सा खत्म। यह हमारा नहीं है, प्रोखोर ने आगे कहा। यह तो जनरल साहब के भाई का है, जो थोड़ी देर पहले इधर पधारे हैं। अपने जनरल साहब को बारजोयस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। क्या जनरल साहब के भाई साहब पधार चुके हैं? वाल्दिमीर इवाचीन ने ये बात कही, आह्लाद से सन आए अपने चेहरे को समेटते हुए। ओचू मेलाओ ने हैरानी का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, कितना अद्भुत संयोग रहा, और मुझे मालूम तक नहीं। अभी कुछ दिन रुकेंगे? हाँ, यह सही है। तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं, और मैं इतना भी नहीं जानता, मतलब मुझे इतना भी नहीं पता है। तो यह उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई। इसे ले जाइए, यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हाँ हाँ हाँ, बस बस, कांपना बंद कर भाई। घर घर, नन्हा सा शैतान गुस्से में है। बहुत खूबसूरत पिल्ला है। मतलब फिर इनका भाव बदल गया, जो कि अभी उस पिल्ले को उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन अब इनका फिर से विचार बदल गया। प्रोखोर कुत्ते को संभालकर काठ गोदाम से बाहर चला गया। भीड़ ख्यूक्रिन की हालत पर हंस दी। ख्यूक्रिन, जिसका कुत्ता, जिसकी उंगली को कुत्ते ने काटा था। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ, ओचू मेलाओ ने उसे धमकाया और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काट कर अपने रास्ते पर चला गया। तो इस पूरी कहानी का जो शीर्षक था गिरगिट, गिरगिट का यहाँ पे अर्थ ये है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने पूरे पूरे भाव और विचार को बदलता है समय और परिस्थिति अनुरूप। ज्यों ही उसे पता चलता है कि ये कुत्ता रसूखदार व्यक्ति का है, जनरल साहब का है या उनके भाई का है, त्यों ही उसके विचार उस कुत्ते के प्रति बदल जाते हैं। और ज्यों ही उन्हें पता चलता है नहीं ये स्ट्रीट डॉग है, त्यों ही वो उसके विचार उसको मारने की बात करने लगते हैं और उसको दंड देने की बात करने लगते हैं, है ना। इस तरह बार बार उनके बदले विचार गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, जैसे गिरगिट रंग बदलता है। तो चैप्टर यहीं खत्म हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला जो पार्ट है उसमें आपको एक एक दो दो पंक्ति में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, काठ गोदाम के पास भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई थी? काठ गोदाम के पास भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई थी, बताइए। 1 मिनट सोचिए आप पहले।
अब इसका उत्तर है कि काठ गोदाम के पास भीड़ इसलिए इकट्ठा हो गई थी क्योंकि वहां एक व्यक्ति चिल्ला रहा था कि उसकी उंगली को कुत्ते ने काट लिया और कुत्ते को पकड़ने की बात कह रहा था। दूसरा क्वेश्चन, उंगली ठीक न होने की स्थिति में ख्यूक्रिन का नुकसान क्यों होता? उंगली ठीक न होने की स्थिति में ख्यूक्रिन का नुकसान क्यों होता? इसका उत्तर दीजिए, सोचिए आप लोग। चलिए इसका उत्तर भी मैं बताता हूँ। उंगली ठीक ना होने की वजह से ख्यूक्रिन को कई दिन का नुकसान होता, क्योंकि वो जो व्यवसाय करता था उसमें उंगलियों का होना काफ़ी ज़रूरी, वो बारीक काम था, है ना, वो सुनार था, इसलिए उसकी उंगली अगर ठीक नहीं होती तो उसको कई दिन का नुकसान होता। तीसरा क्वेश्चन, कुत्ता क्यों किकिया रहा था? कुत्ता क्यों किकिया रहा था? अब इसका उत्तर है, कुत्ता ने उस व्यक्ति की उंगली काट ली थी और उस व्यक्ति ने उसको मारने के लिए दौड़ाया था, पैर पकड़ लिया था, इस वजह से कुत्ता किकिया रहा था, मारे डर के किकिया रहा था। चौथा, बाजार के चौराहे पर खामोशी क्यों थी? बाजार के चौराहे पर खामोशी इसलिए थी क्योंकि वहां से दरोगा और उसका सिपाही गुजर रहा था, है ना, इसलिए वहां पे खामोशी थी। जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में क्या बताया? जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में बताया कि वह कुत्ता जनरल साहब के भाई का है।
अगला पार्ट देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20-25 से 30 शब्दों में लिखना है। ख्युक्रिन ने मुआवजा पाने की क्या दलील दी? ख्युक्रिन ने मुआवजा पाने की दलील दी, इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ कि उसकी उंगली को कुत्ते ने चबा लिया और अगले कुछ दिन तक वह काम नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उसका नुकसान होगा, इसलिए उसको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, ख्युक्रिन ने ओचुमेलाओ को उंगली ऊपर उठाने का क्या कारण बताया? उसको उंगली ऊपर उठाने का कारण बताया कि उसकी उंगली को कुत्ते ने काट लिया है। एल्दरीन ने ख्युक्रिन को दोषी ठहराते हुए क्या कहा? एल्दरीन ने ख्युक्रिन को दोषी ठहराते हुए कहा कि तुमने ही कुत्ते को परेशान किया होगा और तुमने ही उसको सिगरेट से जलाया होगा, इसी वजह से तुम्हें ये कुत्ता काटा है। चौथा क्वेश्चन, ओचुमेलाओ ने जनरल साहब के पास यह संदेश क्यों भिजवाया होगा कि उसने कहा कि यह मुझे मिला और मैंने इसे उसके पास वापस भेज दिया? इसका कारण सीधे सीधे ये था कि वो उसको प्रशंसा मिलती, जो इंस्पेक्टर था उसको उससे फ़ायदा होता, उसकी प्रशंसा होती, या फिर जनरल साहब उसको सम्मानित करते, है ना, या सम्मानित नहीं भी करते तो उससे उसकी चाटुकारिता की तरह वो एक तरह से उसको ये कह के भिजवाया जनरल साहब के पास, है ना। पांचवा, भीड़ ख्युक्रिन पर क्यों हंसने लगती है? क्योंकि अंत में वो सिद्ध हो जाता है कि उसने गलती उसकी है ना। आगे देखते हैं, किसी कील व्हील से उंगली छील ली होगी, ऐसा ओचुमेलाओ ने क्यों कहा? क्योंकि वो कुत्ता, जब उसे पता चला कि जनरल साहब का है और वो जनरल साहब रसूखदार व्यक्ति हैं, पावरफुल आदमी हैं, तो उन्होंने ऐसा आरोप उस ख्युक्रिन पर लगाया कि तुमने ही कील से उंगली छीली होगी और कह रहे हो कि कुत्ते ने काट लिया ताकि तुम्हें मुआवजा मिले, इस वजह से तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरा क्वेश्चन, ओचुमेलाओ के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। ओचुमेलाओ के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखना है ना। कि वो व्यक्ति गिरगिट की भांति था, जो अपनी बात को बार बार बदल रहा था। जैसे ही उसको पता चलता कि ये जनरल साहब का कुत्ता है, त्यों ही उसकी बात बदल जाती है, और जब उसे पता चलता है कि स्ट्रीट डॉग है तो फिर उस कुत्ते की उपेक्षा करने लगता, उसको अपराध और सजा देने की बात करता। यह जानने के बाद कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, ओचुमेलाओ के विचारों में क्या क्या परिवर्तन आया और क्यों? यह जानने के बाद कि कुत्ता जनरल साहब का, ओचुमेलाओ के विचारों में परिवर्तन आया और उसने फिर कुत्ते की प्रशंसा करना शुरू कर दिया और कहा कि ये साहब आए हैं और हमें पता भी नहीं चला, और फिर कुत्ते को उनके यहाँ भिजवा दिया उनके बावर्ची के द्वारा, और बताया कि और ये कहा जाए जाके जनरल साहब से कि ये कुत्ता उन्हें रास्ते में मिला और उसने ही इनको वापस भिजवाया, मतलब इस कुत्ते को वापस भिजवाया। चौथा क्वेश्चन, ख्युक्रिन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है
समाज की किस वास्तविकता की ओर संकेत करता है? मेरा एक भाई भी पुलिस में है। यह समाज की उस मानसिकता को दिखाता है जहाँ पे लोग अपने रसूख का प्रयोग करके बचने का या प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं। इसी के कारण ख्योक्रिन ने ये बताया कि मेरा भी एक भाई पुलिस में है, उससे उस इंस्पेक्टर साहब पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है या दबाव बनता, इस कारण से उसने ये बात कही। पांचवा, इस कहानी का शीर्षक गिरगिट क्यों रखा होगा? क्या आप इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझा सकते हैं? अपने शीर्षक का आधार भी स्पष्ट करिए। ठीक है, अब इसमें आपको उत्तर दे सकते हैं। इस कहानी का शीर्षक गिरगिट इसलिए रखा क्योंकि यह कहानी उस इंस्पेक्टर के बारे में है जो अपनी बात, अपनी राय बार बार बदल रहा था, है ना। और इस कहानी का शीर्षक और हो सकता है गिरगिट हो सकता है, या फिर दल बदलू इंस्पेक्टर हो सकता है ना। इस तरह से और भी नाम रखे जा सकते हैं। छठा क्वेश्चन, गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की किन विसंगतियों पर व्यंग किया गया है? क्या आप ऐसी विसंगतियां अपने समाज में देखते हैं? स्पष्ट कीजिए। अभी आप खुद से उत्तर करिएगा, लेकिन मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की किस रसूखदार जो वो प्रवृत्ति है कि जो पावरफुल है वो अपराधी नहीं है, उसके कुत्ते को भी छोड़ दिया जाएगा। मतलब अमीर का कुत्ता भी साहब है ना। रसूखदार व्यक्ति का कुत्ता भी स्पेशल है। तो ऐसी विसंगति दिखती है कि जहाँ पे पावर से व्यक्ति के का न्याय और अन्याय दिखाई देता है। मतलब अगर समर्थ व्यक्ति है तो उसका अपराध भी माफ है, और असमर्थ व्यक्ति है तो वो हर हाल में अपराधी सिद्ध होगा। छठा क्वेश्चन, छठा नहीं, ग वाला, आशय स्पष्ट करना है। उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। ये कुत्ते के बारे में बात हो रही है ना, कि वो डरा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू था और उसे डर लग रहा था कि उसके साथ कुछ अप्रिय ना घटे। दूसरा क्वेश्चन, कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं, ऐसी बात वो कहता है, लेकिन असल में ऐसा होता कहाँ है? जो ही रसूखदार व्यक्ति की बात आता है वो उनका व्यवहार बदल जाता है। किसका? इंस्पेक्टर साहब का। तीसरा, हुजूर यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है। हुजूर यह तो जन शांति, जो जनता की शांति है, भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है। मतलब वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए हैं और कुछ चर्चा हो रही है, इसलिए ये तो जन शांति भंग होने जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये था सारा क्वेश्चन आंसर जो मैंने करा दिया है ना। अब जो भाषा अध्ययन वाला है ये आप स्वयं से करिए। इसमें विराम चिन्ह लगाना है कि कहाँ पे विराम सॉरी, इसमें विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है, ये आप, जो उम्मीद है कि आप खुद कर लेंगे।
और यहाँ पे उचित उपसर्ग लगा के शब्द नए बनाने हैं और यहाँ पे प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। तो ये सब आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। पदबंध के बारे में बताना है, किस प्रकार के पदबंध हैं, ये सारी चीज़ आप स्वयं से करिए। जो कठिनाई हो अगली क्लास में हम फिर देखेंगे, ठीक है। फिर कोई जब क्लास लेंगे तो आप पूछ सकते हैं उसमें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।